हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सीमा आप सभी का विद्या प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आप लोग के 10th के जो एग्ज़ाम हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं कुछ समय बाद। तो विद्या प्रकाशन जो है जिसका क्वेश्चन बैंक निकलता है, विद्या प्रकाशन जिसका क्वेश्चन बैंक निकलता है, हम आपके लिए लेकर आए हैं ये सेशन जिसमें आपको जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, कई बार आते हैं, उनको मैं आपको सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगी जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कर सकें, बेहतर परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो ये एसएसटी की आपकी क्लास है, तो इसमें हम उसी हिसाब के क्वेश्चन यानी सामाजिक विज्ञान के जो क्वेश्चन होंगे उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक, तो पहला चैप्टर या पहला अध्याय जो हमने लिया है यहाँ पर वो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। पहला ही चैप्टर है आपका इतिहास का, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। मैं समझती हूँ कि आप लोगों को जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसका नॉलेज होगा, वो पता होगा आपको कि किस तरीके से हमारा पेपर होता है। अगर नहीं पता है तो मैं एक बार ब्रीफ में आपको बता देती हूँ। देखिए, आपके जो क्वेश्चंस होते हैं 70 मार्क का पेपर है, इसमें आपके 4 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक आपके टिक मार्क वाले होते हैं, देन आपका अति लघुत्तरीय होता है जो 2 नंबर का होता है, फिर 3 नंबर के होते हैं लघुत्तरीय प्रश्न, और उसके बाद आपके आते हैं 6 नंबर के दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो उसी सीक्वेंस में मैंने यहाँ पे अरेंज किया है, हम एक एक करके उनको लेके चलेंगे और चैप्टर रहेगा हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद। चलिए, पहला प्रश्न, यूरोप की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा मैप का आइडिया हमें होना चाहिए, मानचित्र का पता होना चाहिए। यूरोप में राष्ट्रवाद में हम बेसिकली देखेंगे यहाँ पे कि जर्मनी का एकीकरण, उसके बाद आपका जो है इटली, इसका एकीकरण किस तरीके से हुआ, यही हमारे पूरे चैप्टर में दिया हुआ है। उससे ही रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आ रहा है आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। 1 मार्क का क्वेश्चन है, टिक करना है आपको, लेकिन आप अपनी कॉपी में टिक नहीं करेंगे। ये मत समझिएगा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया है तो आप टिक करेंगे। आप पहले पूरा प्रश्न लिखेंगे, उसके बाद उसका उत्तर लिखेंगे। तो इसमें आपका ऑप्शन दिया है गैरीबैल्डी या बिस्मार्क या काबूर या फिर मेज़िनी। आप लोगों का थोड़ा बहुत सिलेबस हो गया होगा तो आप लोग इसका आसानी से आंसर कर भी पा रहे होंगे। इसका सही उत्तर है मेज़िनी। ठीक, जो आपका यंग इटली सोसाइटी थी उसकी स्थापना की थी मेज़िनी ने, और ये कब की थी, ये इन्होंने की थी 1831 में। ठीक, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा हमारा सवाल है, किस संधि के फलस्वरूप यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली। ठीक है, यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन फिर से दिए गए हैं। पहला पेरिस की संधि, दूसरा वारसाई की संधि, तीसरा वियना की संधि या फिर कुस्तुस्तुनिया की संधि। इसका करेक्ट आंसर आपका होगा कुस्तुस्तुनिया की संधि। ठीक, ये जो कुस्तुस्तुनिया की संधि थी ये हुई थी आपकी यूनान, इसके बाद यूनान को मिली थी स्वतंत्रता। ठीक है, जबकि जो वियना की संधि है, वियना की संधि हमारी हुई थी 1815 में, वियना में हुई थी। और इसमें क्या हुआ था, इसमें पार्ट किया था, एक तरफ फ्रांस था और दूसरी तरफ बाकी के यूरोप के राष्ट्र जैसे आपका ऑस्ट्रिया, प्रशा, इसके साथ साथ आपका हंगरी, ये सारे देश थे। और उन्होंने मिल करके जो नेपोलियन का एकाधिकार चल रहा था उसको खत्म किया था इस वियना की संधि के द्वारा। ठीक, तो ये 2 हमारे जो टिक मार्क वाले क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे ये कंप्लीट हुए। नेक्स्ट अब जो हम देखेंगे वो देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें सबसे पहले आपसे पूछा गया है निरंकुशवाद से क्या तात्पर्य है। देखिए यहाँ पे मार्क्स भी ध्यान रखेंगे आप लोग,
2 मार्क का क्वेश्चन है, यानी इसका 2 अंक आएगा आपका, 2 अंक का सवाल है ये। तो उसी हिसाब से हमें इसमें सिर्फ 2 से 3 लाइन में इसको मेंशन करना होगा, ठीक है। तो निरंकुशवाद आपका क्या होता है? निरंकुशवाद से तात्पर्य ऐसी सरकार या ऐसा शासन, ऐसी सरकार या ऐसा शासन जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं होता जिसकी सत्ता पर, उसे हम क्या कहते हैं? उस शासन को निरंकुशवादी शासन कहते हैं। और इसमें जो सरकार होती है वो जनता के हिसाब से कार्य नहीं करती। जैसे भारत में फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, हमारे यहाँ निरंकुशवादी सरकार नहीं है। हम अपने यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, निर्वाचित करके आपके विधायक, सांसद ये लोग जाते हैं और फिर उनके हिसाब से सरकार चलती है। तो हमारे यहाँ निरंकुशवादी सरकार नहीं है, हमारे यहाँ कैसी सरकार है? लोकतंत्रात्मक सरकार है, ठीक। ये जो निरंकुशवादी सरकार होती है, यहाँ पे सैन्य बल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, प्रभावी होता है। तो सरकार कैसी होती है? दमनकारी होती है। तो सिंपल है बिल्कुल, निरंकुशवादी सरकार ऐसी सरकार है जिसमें जो सत्ता होती है उस पर किसी एक ही व्यक्ति का आधिपत्य होता है, और वह सरकार कैसी होती है? दमनकारी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जनमत संग्रह क्या है? जनमत संग्रह का बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। आपकी क्लास से जब मॉनिटर का चुनाव होता है तो सिंपल क्लास में मैम आती हैं और आपसे पूछती हैं कि एक कैंडिडेट ये है, एक ये बच्चा खड़ा हुआ है, एक दूसरा बच्चा ये खड़ा हुआ है, आप बताइए किसको मॉनिटर चुन लें। तो जो बच्चे हाथ उठा के सबसे ज़्यादा जिसके लिए हाँ बोलते हैं वही बच्चा क्या बन जाता है? मॉनिटर बन जाता है। यानी कि जनमत संग्रह को अगर हम परिभाषित करें तो ये एक प्रत्यक्ष मतदान है। मतदान यानी अपनी हाँ या ना बताना एक तरीके का प्रत्यक्ष मतदान है, जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। आपसे मैम पूछती है कि भाई ये वाले स्टूडेंट को मॉनिटर बनाएं या इस वाले स्टूडेंट को मॉनिटर बनाएं, और उसी हिसाब से आप क्या करते हैं? ज़्यादा बच्चे अगर इस वाले के लिए हाँ बोलते हैं तो वही मॉनिटर बन जाता है, ठीक। तो ये क्या होता है? आपका जनमत संग्रह होता है। क्योंकि ये भी प्रश्न आपका 2 नंबर का था, इसलिए 2 लाइन में लिखना हमारे लिए काफ़ी है, और ज़्यादा डिटेल में लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। आपके 3 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं जिन्हें हम कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपका पहला सवाल या पहला प्रश्न है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा? बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी फ्रांस की क्रांति, न सिर्फ आपके 10th के एग्ज़ाम को पास करने के लिए, बल्कि अगर आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, प्रतियोगात्मक परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तब भी आपको फ्रांस की क्रांति बहुत ज़रूरी या बहुत महत्वपूर्ण एक विषय है, ठीक। और 10th को पास करने के लिए तो है ही, हर साल एक ना एक क्वेश्चन इससे ज़रूर आता है। घुमा फिरा के कई बार लैंग्वेज इसकी चेंज कर दी जाती है, कई बार किसी तरीके से पूछ लेते हैं, कभी किसी दूसरे तरीके से पूछ लेते हैं, ठीक है। या फिर ये ऐसे लिख देंगे कि फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम बताइए, ठीक। तो ये आपका 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो हमें थोड़ी सी डिटेल में हमें ये क्वेश्चन लिखना होगा। चलिए, तो इसमें एक छोटी सी पहले हम प्रस्तावना बनाएंगे, छोटी सी, उसके बाद फिर हम 2 भागों में इस प्रश्न को डिवाइड करेंगे, क्योंकि पूछा भी हमसे 2 भागों में गया है। एक तो पूछा गया है कि फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा, और दूसरा हमसे पूछा गया है कि यूरोप में क्या प्रभाव पड़ा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन को ठीक तरीके से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो एग्जामिनर होता है उसके नंबर डिवाइड होते हैं, विभाजित होते हैं। आप जिस हिसाब से क्वेश्चन को आंसर करते हैं, अगर 2 पार्ट में क्वेश्चन डिवाइड है तो आपको दोनों पार्ट को बराबर तरीके से महत्ता देनी होगी और उसको आपको आंसर करना होगा, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न में हम क्या करेंगे, 2 भाग में पूछा गया है, एक तो फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा, दूसरा यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, और 3 नंबर का है, इसलिए हम पहले एक छोटी सी प्रस्तावना लिखेंगे, ठीक। चलिए देखिए, सबसे पहले हमने लिखा 1789 में फ्रांस में जो क्रांति हुई उसके फ्रांस और यूरोप पर निम्नलिखित व्यापक प्रभाव पड़े। ये हमारी एक छोटी सी प्रस्तावना हो गई।
आप सभी जानते हैं कि फ्रांस में जो क्रांति हुई थी वो कब हुई थी? 1789 से फेज में चलती है एक्चुअली। 1789 से आपकी चली 1799 तक। उसके बाद में यहाँ पर ये जो क्रांति है उसके बाद नेपोलियन का राज आ गया। नेपोलियन आपका आ जाता है उसके बाद, और नेपोलियन के बाद में इसका शासन चलता है। लेकिन जो वाटरलू का युद्ध होता है 1814 और 15 के आसपास, उसके बाद नेपोलियन का पतन हो जाता है और फिर से यहाँ पे जो राजतंत्र है वो ठीक 1789 से 1799 तक हमारी फ्रांस की क्रांति चलती है। उसके बाद नेपोलियन का राज आता है और देन नेपोलियन का पतन हो जाता है वाटरलू के युद्ध से, जो हमारा होता है 1814 में। वाटरलू के युद्ध के बाद नेपोलियन का पतन हो जाता है और राजतंत्र फिर से फ्रांस में कायम हो जाता है। लेकिन ये राजतंत्र भी बहुत समय तक नहीं चलता, क्योंकि फिर से 1830 से यहाँ पे उदारवादी आते हैं और 1848 तक इन उदारवादियों की क्रांति चलती है और 1848 में फिर से फ्रांस एक गणतंत्र के रूप में हमारे सामने आता है। तो ये है फ्रांस की क्रांति का पूरा बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि, किस तरीके से फ्रांस फ्री हुआ, एक गणतंत्र का रूप उसने लिया। ठीक, तो हमें यहाँ पर देखना है कि फ्रांस पर उसके क्या प्रभाव पड़े, फ्रांस की क्रांति के, और यूरोप पर उसके, पूरे यूरोप पर उसके क्या प्रभाव पड़े। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्रांस पर एक्चुअली में उसके क्या प्रभाव पड़े। देखिए, सबसे पहला जो प्रभाव था वो था कि लुई वंश के शासन का अंत हुआ और उसके स्थान पर लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई। लुई 16 जो था आपका फ्रांस का शासक, 1789 से 1799 तक जब फ्रांस की क्रांति होती है तो एक महत्वपूर्ण प्रभाव ये पड़ा कि उसका अंत हुआ और वहाँ पर राष्ट्र राज्य का कॉन्सेप्ट आया, राष्ट्र राज्य की अवधारणा की स्थापना हुई। ठीक है, दूसरा प्रभाव अगर हम यहाँ पे देखें तो दूसरा प्रभाव पड़ता है आपका सरकार द्वारा लोक कल्याणकारी कार्य किए गए, जैसे सड़कों, पुलों, नहरों, अस्पतालों आदि का निर्माण कराया गया। देखिए, जो आपकी फ्रांस की क्रांति है उसमें जो अगर हम पृष्ठभूमि में जाएं तो एक महत्वपूर्ण कारण ये था कि वहाँ पर जो आपका शोषित वर्ग था, एक जो कुलीन वर्ग की शोषण से बहुत ज़्यादा परेशान था, और इसलिए वहाँ की जो जनता थी वो बहुत शोषित होने की वजह से सरकार जब फ्रांस की क्रांति के बाद आती है तो कई कल्याणकारी कार्य करती है। तो एक महत्वपूर्ण वहाँ पे जो प्रभाव था फ्रांस की क्रांति का वो ये हुआ कि बहुत सारे कल्याणकारी कार्य किए गए। नंबर 3, समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व की भावना से भरे हुए समाज की नींव रखी गई। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भारत ने भी समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व की भावना को अपने संविधान में जगह दी है और वह सिर्फ और सिर्फ फ्रांस की क्रांति का ही परिणाम है। तो फ्रांस के साथ साथ पूरे विश्व को भी फ्रांस की क्रांति ने प्रभावित किया। किस मामले में? समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व की भावना उसने पूरे विश्व में फैलाई। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव था फ्रांस की क्रांति का। चौथा और बहुत इम्पॉर्टेंट एक और प्रभाव था न्यायिक व्यवस्था का पुनर्गठन करके देश के लिए नवीन कानून संहिता लागू करना। तो फ्रांस की क्रांति से पहले का अगर हम यूरोप देखते हैं या उससे पहले के फ्रांस की अगर हम बात करते हैं तो हम पाते हैं कि वहाँ पर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून की व्यवस्था थी। अगर किसी अमीर व्यक्ति के बेटे ने चोरी की है तो उसे शायद फ्री छोड़ दिया जाएगा, उस पर किसी तरीके का जुर्माना या कोई भी सज़ा उसे नहीं दी जाएगी। वहीं अगर कोई गरीब व्यक्ति का बेटा या फिर किसान वर्ग से बिलोंग करने वाला अगर कोई बच्चा है वो चोरी करता है तो उसे फांसी की सज़ा दे दी जाए। ऐसा वहाँ पर एक डिस्क्रिमिनेशन था, एक विभाजन था जिसकी वजह से वहाँ पे समाज बहुत ही शोषित था। और
जब फ्रांस की क्रांति के बाद में राष्ट्र राज्य का उदय होता है, तब नेपोलियन ने इसी चीज़ को दूर करने की कोशिश की और न्यायिक व्यवस्था का पुनर्गठन करके सभी के लिए समान कानूनों को लागू किया। तो चौथा हमारा महत्वपूर्ण प्रभाव जो फ्रांस पर पड़ा कि अब वहाँ पर समान न्यायिक व्यवस्था, सभी लोगों के लिए एक ही तरीके की न्यायिक व्यवस्था हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, इसके अलावा और क्या प्रभाव हुए फ्रांस पर? जो आपकी स्टेट जनरल थी, देखिए मैं मुख्य आपके डिस्कस कर देती हूँ, बाकी आपके क्वेश्चन बैंक में भी दिए हुए हैं, एक बार आप उन्हें भी पढ़ लीजिएगा। जो स्टेट जनरल थी, ऐसी सभा जिसमें सिर्फ अमीर लोग ही पार्ट कर सकते थे और नियम बनाते थे जो कि देश को संचालित कर रहे थे। तो फ्रांस की क्रांति से पहले जो स्टेट जनरल थी, फ्रांस की क्रांति के बाद में उस स्टेट जनरल को समाप्त करके एक ऐसी असेंबली बनाई गई जिसे नेशनल असेंबली नाम दिया गया, यानी ऐसी सभा बनाई गई जिसमें अब सिर्फ अमीर लोग या फिर जो आपके कुलीन वर्ग हैं वही पार्ट नहीं करेंगे, सामान्य जन भी उसमें हिस्सा ले सकते थे। तो एक बदलाव फ्रांस में ये आया कि जो कुलीन वर्ग नियम बनाने के लिए जिनका आधिपत्य था, अब वो ख़त्म हुआ और सामान्य नागरिकों को भी नियम बनाने की और नियम बनाने की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति मिली। ठीक है, इसके अलावा एक और फ्रांस पर प्रभाव पड़ा कि फ्रांस की जो भाषा, फ्रेंच भाषा जो थी, उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला और फ्रांस के लिए एक नया तिरंगा बनाया गया जिसे राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया। जैसे हमारे यहाँ पर है एक भाषा, राष्ट्रभाषा हमारे यहाँ हिंदी है और दूसरा हमारे यहाँ तिरंगा जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, सेम यहाँ पे भी फ्रांस की क्रांति के बाद में ये बदलाव किए गए या ये उसका प्रभाव हुआ। ठीक, अब आते हैं यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। आप सारे प्रभाव नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपसे 3 नंबर का क्वेश्चन है ये, तो आप 4 या 5 प्रभाव लिख दीजिए, 4 प्रभाव लिख दीजिए यूरोप के और 4 प्रभाव लिख दीजिए फ्रांस के, तो भी सफिशिएंट होगा। ठीक, अब यूरोप पे अगर हम प्रभाव की बात करें तो पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद को मजबूती मिली। वो फ्रांस की क्रांति ही थी जिसके फलस्वरूप पूरे यूरोप में एक राष्ट्रवाद की लहर दौड़ गई और हर राज्य, हर राष्ट्र अब फ्रांस की तरह ही राष्ट्र राज्य बनना चाहता था, राजतंत्र से स्वतंत्र होना चाहता था और अपने लिए एक नए राष्ट्र का निर्माण करना चाहता था। तो ये पूरे यूरोप पर प्रभाव हुआ कि उसके बाद क्रांतियों की एक लहर सी चल पड़ी। ठीक, दूसरा क्या प्रभाव हुआ कि लोकतंत्रीय सिद्धांत में लोगों का जो विश्वास था वो बढ़ा, यानी इस विचार को बल मिला। अब तक क्या था, राजतंत्र था, एक राजा होता था, सारे नियम बनाता था, जनता को कंट्रोल करता था और उसी हिसाब से सारी जो आपका प्रशासन था वो चल रहा था। लेकिन फ्रांस की क्रांति के बाद लोगों का लोकतंत्रात्मक सिद्धांत की तरफ उनका मन बना या उनकी जो इंटरेस्ट था, उनका जो रुचि थी वो इस ओर आई और उन्होंने कहा कि राजतंत्र से तो कहीं अच्छा लोकतंत्रात्मक सिद्धांत है, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक, नाउ नेक्स्ट आपका मानवीय अधिकारों, राष्ट्र के लोग भी मानवीय अधिकारों की मांग करने लगे। यानी यूरोप में भी जो आपके मौलिक अधिकार हैं या मानवीय अधिकार हैं, जैसे धर्म की स्वतंत्रता, जैसे कार्य के लिए समान वेतन का मिलना, ये जो मौलिक अधिकार थे इनकी मांग सारे यूरोप में बढ़ने लगी और यह प्रभाव भी हमें यूरोप में देखने को मिलता है। ठीक, तो इस तरीके से आपका फ्रांस की क्रांति ने ये लिखने के बाद, देखिए ये पॉइंट्स लिखने के बाद आप लोग एक उपसंहार लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे जिसमें आप ये बताएंगे कि इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति ने न सिर्फ फ्रांस में राष्ट्र राज्य को स्थापित किया बल्कि पहली बात तो पूरे यूरोप में एक राष्ट्रवादी आंदोलन को शुरू किया और इसके अलावा विश्व के कई अन्य देश जैसे भारत, इन्हें भी इसने, इनकी क्रांति को भी इसने प्रभावित किया। ठीक है, ये टॉपिक फ्रांस की क्रांति फिर से कह रही हूँ, आप लोग एक बार बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। हर साल एक न एक क्वेश्चन इस पे ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, दूसरा प्रश्न है हमारा, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बाल्कन प्रदेश कौन से होते हैं। बाल्कन प्रदेश वे प्रदेश हैं जहाँ पे बाल्कन पर्वत है। बाल्कन पर्वत जिस प्रदेश में स्थित फैला हुआ है उन्हें हम क्या कहते हैं, बाल्कन प्रदेश कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ रोमानिया, हंगरी, आपका इसके अलावा स्लोवाकिया, कोसोवो, ये सारे हमारे किसके अंदर आते हैं, बाल्कन प्रदेश के अंदर आते हैं। यहाँ पे जो राष्ट्रवाद पनपा ये काफ़ी देर में पनपा, बहुत लेट पनपा। उसके कारण ये था कि ये दो एम्पायर ऐसे थे, एक तो आपका था हेम्सबर्ग एम्पायर जिसके कब्ज़े में था, और एक था आपका ऑटोमन एम्पायर जिसके कब्ज़े में ये था। इसके कुछ इलाके थे, तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ कि देर में, बहुत लेट यहाँ पर आपका जो राष्ट्रवाद है वो पनपा। लगभग 1871 में, जब तक हमारा जर्मनी का भी एकीकरण हो गया है, हमारा इटली का भी एकीकरण हो गया है, उसके बाद यहाँ पर जो है राष्ट्रवाद पनपता है। अब हमसे पूछा गया है कि उसके कारण क्या थे, आखिर ये राष्ट्रवाद में जो तनाव है ये क्यों पनपा। देखिए पहला कारण इसमें ये था कि यहाँ पर भौगोलिक व जातीय भिन्नता थी। अगर आप मैप में देखेंगे, मानचित्र में अगर आप देखेंगे तो भौगोलिक रूप से ये जो इलाका है ये अलग है बाकी का जो यूरोप का इलाका था उससे। यहाँ पर जो ऑटोमन एम्पायर था, यानी जो तुर्क के चारों तरफ का आपका एम्पायर था, उससे ये इलाका भौगोलिक रूप से अलग है। तो एक कारण तो उन्होंने कहा कि हम ऑटोमन एम्पायर की सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि उनकी भौगोलिक स्थिति और हमारी भौगोलिक स्थिति बिल्कुल अलग है। ठीक, दूसरा कारण था कि भौगोलिक जातीय भिन्नता भी थी। ऑटोमन एम्पायर जो इन पर कब्जा करे हुए था या इन्हें संचालित कर रहा था, वहाँ की जातियाँ और इस पूरे बाल्कन प्रदेश की जातियाँ भिन्न भिन्न थीं, तो वो लोग इन लोगों की सत्ता को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। नेक्स्ट, तनाव उत्पन्न होने का एक और कारण था कि जो तुर्क थे, वही ऑटोमन एम्पायर किसके द्वारा संचालित होता था, तुर्कों के द्वारा संचालित होता था। तुर्क जो थे और ये जो ईसाई थे, जो भी आपके बाल्कन प्रदेश के लोग थे, ये ईसाई धर्म को मानते थे और जो तुर्क थे वो मुस्लिम धर्म को मानते थे। तो इनके बीच में मतभेद होने की वजह से भी यहाँ पर हालात और गंभीर हो गए और इसलिए राष्ट्रवाद जो है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ, तनाव और ज़्यादा बढ़ा। और बाद में हम देखते हैं कि ऑटोमन एम्पायर इन पर से अपनी सत्ता को हटा लेता है और ये राष्ट्र फ्री हो जाते हैं, नेशन स्टेट बन जाते हैं, राष्ट्र राज्य बन जाते हैं। ठीक, इसका एक और महत्वपूर्ण कारण था भाषा में भिन्नता। दरअसल जो बाल्कन प्रदेश के देश हैं वो स्लाव भाषा बोलते हैं, जबकि जो तुर्क का इलाका था या तुर्कों का इलाका था, ऑटोमन साम्राज्य था, वहाँ पे स्लाव भाषा नहीं बोली जाती। और इस स्लाव भाषा ने इन बाल्कन प्रदेश के लोगों को यूनाइट किया, एकीकरण किया, इन्हें इकट्ठा किया और इन्होंने ये जाना कि इन तुर्कों के ऑटोमन एम्पायर से, ऑटोमन साम्राज्य से हम भिन्नता रखते हैं, इसलिए हमें इनके साम्राज्य को स्वीकार ना करके अलग अपना राष्ट्र बनाना चाहिए। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था, जो भाषाई भिन्नता थी उसकी वजह से भी यहाँ पर आपका राष्ट्रवाद जो है वो पनपता है। पांचवा जो एक और हम कारण दे सकते हैं वो ये कह सकते हैं यहाँ पर कि इन राज्यों में आपसी प्रतिस्पर्धा भी थी। देखिए जो बाल्कन राज्य हैं, जैसे रोमानिया हो गया, आपका हंगरी का इलाका हो गया, ये वाले बुल्गारिया का इलाका हो गया, ये राज्य आपस में भी एक दूसरे से लड़ाई करते थे। ये चाहते थे कि इस पूरे इलाके में हमारा आधिपत्य हो जाए। जैसे रोमानिया चाहता था कि बुल्गारिया का क्षेत्र भी हमें मिल जाए, तो इस वजह से भी इनके बीच में तनाव पैदा हो जाता है और तनाव की स्थिति और अधिक गंभीर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसका कारण है कि जो यूरोपीय देश थे, जो अभी तक मैंने आपको बताया स्वतंत्र हो चुके थे, वहाँ पे राष्ट्र राज्य स्थापित हो चुका था। अब ये देश भी
इस इलाके पर अपनी नज़र बनाए हुए थे और इस इलाके में अपने इस इलाके को अपने में मिलाना चाहते थे। जैसे जो आपका रूस था, जर्मनी था, इंग्लैंड था, ऑस्ट्रिया और हंगरी, ये सारे देश भी इस इलाके को वापस से अपने में मिलाना चाहते थे। इस वजह से भी यहाँ पे तनाव जो था वो और बढ़ता ही जा रहा था। तो इस प्रकार से हमने देखा कि क्या क्या कारण रहे जिसकी वजह से बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव पनपा। आप लोग भी बिल्कुल इसी तरीके से लिखेंगे कि निम्नलिखित कारण थे बाल्कन प्रदेशों में तनाव उत्पन्न होने के। नंबर 1 जो कारण था कि इनके बीच में इस क्षेत्र की भौगोलिक और जातीय भिन्नता। नंबर 2 भाषाई भिन्नता, क्योंकि स्लाव भाषा बोलते थे और वो जो तुर्क का ऑटोमन एम्पायर था वो दूसरी भाषा बोलता था। नंबर 3 हमारा आता है यहाँ पर कि जो यूरोप के और देश थे जैसे रशिया, जैसे जर्मनी, ये लोग भी इस पर सत्ता स्थापित करना चाहते थे, जिस वजह से तनाव और बढ़ जाता है। और नंबर 4 आपसी प्रतिस्पर्धा, जो बाल्कन प्रदेश थे वो भी आपस में लड़ाई कर रहे थे इस क्षेत्र पे अपना अधिकार जमाने के लिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। यूरोप, ये प्रश्न आपका 6 नंबर का है, 6 अंक का है, तो इसे आपको उसी हिसाब से आंसर उसका देना होगा, उत्तर आपको करना होगा। ठीक, देखिए कैसे देंगे वो देखने से पहले प्रश्न पढ़ लीजिए। यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे, विस्तार पूर्वक लिखिए। यानी यूरोप में जो राष्ट्रवाद फैल रहा था या राष्ट्रवाद दिन पे दिन बढ़ता जा रहा था, उसके पीछे क्या क्या कारण थे जो उत्तरदायी थे, जिनकी वजह से ये राष्ट्रवाद फैलता जा रहा था। अब यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये जो 6 नंबर या 3 नंबर के प्रश्न होते हैं उसके लिए हमारा जो प्रस्तुतिकरण है बच्चों वो बहुत ज़रूरी होता है। देखिए आप भी आंसर लिख रहे हैं, आपके साथ वाला भी आंसर लिख रहा है, सिलेबस सेम है, सबने बराबर तैयारी की है, लेकिन उसको ज़्यादा नंबर मिल जाते हैं, आपको कम मिलते हैं। कारण ये है कि प्रस्तुतिकरण आपका थोड़ा कम बेहतर था लेकिन उसका ज़्यादा बेहतर था। और ये जो 6 और 3 नंबर के प्रश्न होते हैं इनमें प्रस्तुतिकरण बेहतर है अगर, तो हम यहाँ पर ज़्यादा नंबर आप ले सकते हैं। ठीक, अब देखिए जैसे यहाँ पर आपका पूछा गया है यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे, तो एक तो तरीका ये है कि आप इस तरीके से हेडिंग बनाकर लिख सकते हैं। एक और तरीका जो आप अपना सकते हैं, जैसे आप एक इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके बाद आप इस तरीके का एक बड़ा सा चित्र बनाइए ऐसा, इसमें बीच में डालिए यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान के कारण, और हर एक टिप को पकड़ते हुए एक एक प्रभाव यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे नंबर 1 मध्यम वर्ग का उदय, नंबर 2 यहाँ पर भाषाई भिन्नता का उदय। इस तरीके से आप एक एक करके टिप को लेकर और यहाँ पर बना देंगे। जैसे ही एग्जामिनर आपकी कॉपी देखेगा तो ये चित्र आपका उसको तुरंत कैच होगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देखिए ये चीज़ तो आप भी समझते हैं कि लिखा हुआ पढ़ने में थोड़ी सी बोरियत होती है, लेकिन इमेज जैसे ही हम देखते हैं, जैसे ही हम कोई चित्र देखते हैं, वैसे ही हमें थोड़ा अच्छा लगता है और हमारे दिमाग में भी जल्दी हम ग्रैस्प कर लेते हैं। वही आपको ट्रिक यहाँ पे फॉलो करनी है और आपको उसी तरीके से इसको आंसर करना है। तो आप एक ये तरीका भी अपना सकते हैं। चलिए हम वापस अपने प्रश्न पर ही चलते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत लगभग 19 शताब्दी के आसपास हो जाती है। 19वीं शताब्दी के आसपास हम देखते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद पनपने लगा है फ्रांस की क्रांति के बाद में। ठीक, इसके कारण अगर हम देखें तो ये हमारी हुई, देखिए ये हमारी हुई प्रस्तावना, जिसमें हमें सिर्फ लिखना है कि 18वीं सदी के मध्य तक राष्ट्र राज्यों का उदय नहीं हुआ था, लेकिन 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक राष्ट्रवादी भावनाएं फैलने लगीं और राष्ट्र राज्यों नेशन स्टेट का निर्माण हुआ। और यूरोप में राष्ट्रवादी भावनाएं फैलने के निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे। ये हमारा हुआ प्रस्तावना। उसके बाद आप अपनी बॉडी पार्ट इसको स्टार्ट करेंगे। पहला कारण मध्यम वर्ग का उदय।
देखिए 18वीं शताब्दी या 18वीं सदी की हम बात करें तो यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या औद्योगिक क्रांति आपकी आ चुकी है। जब औद्योगिक क्रांति आई तो बहुत सारे व्यापारी, बहुत सारे उद्योग वर्ग हमारे सामने आता है, हम उन्हें देखते हैं। ठीक, ये जो उद्योग वर्ग था ये अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे, लेकिन अभी भी समाज में उनकी जो स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात, जो किसान वर्ग था उसका भी शोषण हो रहा था। तो इस वर्ग के उदय की वजह से, इस वर्ग की समस्याओं की वजह से जो यूरोप में राष्ट्रवाद था वह बहुत ज़्यादा पनपता है, बहुत ज़्यादा फैलता है। तो एक अच्छे खासे मध्यम वर्ग के उदय होने की वजह से यूरोप का राष्ट्रवाद बहुत ज़्यादा फैला या बहुत ज़्यादा समय तक चला। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। जैसे 18वीं सदी तक यूरोप के विभिन्न देशों में दो ही वर्ग थे। पहले तो दो वर्ग थे, कुलीन था और एक निचला वर्ग था। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति आई तो एक जो आपका वर्ग है उद्योगी वर्ग या जो उद्योग धंधों में लगे हुए आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो वर्ग और आ गया। और अभी वो पैसा कमा रहे हैं लेकिन उन्हें उतनी फ्रीडम नहीं है जितनी कि आपके कुलीन वर्ग को है। राजा हो गए, पादरी हो गए, जितनी उन्हें है इन्हें नहीं है। तो इस वजह से भी आपका यूरोप में राष्ट्रवाद पनपा। ठीक, नेक्स्ट कारण अगर हम देखें यूरोप में राष्ट्रवाद के, तो दूसरा कारण है उदारवादी विचारधारा का प्रारंभ। उदारवादी यानी कि लिबरलिज्म। उदारवादी आपकी ऐसी विचारधारा होती है जो सभी की स्वतंत्रता के लिए बात करती है, जो ये कहती है कि किसी एक वर्ग का शासन नहीं होना चाहिए, सभी को शासन में समान रूप से हिस्सा लेने की अनुमति होनी चाहिए। ठीक, तो एक उदारवादी विचारधारा पनप रही थी जिसकी वजह से यूरोप में राष्ट्रवाद बहुत ज़्यादा फैला। राष्ट्रवाद तो आप लोग समझ रहे होंगे, राष्ट्रवाद यानी राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा, यानी मुझे ऐसा राष्ट्र चाहिए या मैं अपने राष्ट्र से प्रेम करता हूँ, उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक, ये दो कारण हुए, आपका पहला मध्यम वर्ग का उदय और दूसरा आपका उदारवादी वर्ग या उदारवादी क्रांति हुई उसकी वजह से। तीसरा, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। देखिए, जब एक व्यक्ति सफल हो जाता है तो हमें थोड़ी हिम्मत मिल जाती है वही काम करने की। जैसे अगर मैंने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया तो शुरू में बहुत समस्याएं आएंगी, लेकिन अगर मैं सफल हो गया तो मेरे जो छोटे भाई बहन हैं वो भी कहेंगे कि अरे दीदी इतनी सफल हुई हैं, हम भी वही काम करेंगे, तो उन्हें मजबूती मिल जाती है। और वही कुछ हुआ था यहाँ पर, क्योंकि 1831 में यूनान स्वतंत्र हो गया था, एक गणतंत्र बन गया था, जिसने बाकी के यूरोपीय देशों को मोटिवेट किया, प्रेरित किया, जिसकी वजह से वे स्वतंत्र हो, जिसकी वजह से उन्होंने राष्ट्रवाद को महत्ता दी और राष्ट्रवाद के लिए क्रांति करना शुरू की। ठीक, तो तीसरा कारण था यूनान की स्वतंत्रता या यूनान की सफलता भी कह सकते हैं हम इसे। चौथा कारण था संस्कृति की भूमिका। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए इस समय पर हम देखते हैं रूमानीवाद यानी संस्कृति को लेकर के लोगों को जोड़ने का जो कार्यक्रम था वह चल पड़ा था। और जब हम कल्चर से जुड़ जाते हैं, जब हम संस्कृति से जुड़ जाते हैं तो हम कोई काम और आसानी से कर पाते हैं। जैसे अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, आपके ही इलाके का कोई व्यक्ति अगर आपको मिला, आपकी संस्कृति, आपका पहनावा, आपका वेशभूषा और उसका वेशभूषा समान है, तो आपका एक पर्सनल अटैचमेंट हो जाता है उसके साथ में और आप समझने लगते हैं कि वो मेरे ही, हम लोग क्या हैं, भाई भाई हैं। एक इलाके के होने से भी ऐसा होता है और वही सारी घटनाएं इस समय हो रही थी। संस्कृति ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई राष्ट्रवाद यूरोप में फैलाने के लिए। जैसे इसका उदाहरण हमें देखने को मिलता है पोलैंड में। पोलैंड में क्या हो रहा था कि एक आपके व्यक्ति थे जिनका नाम है, एक व्यक्ति थे, आपके यहाँ लिखा नहीं है, एक व्यक्ति थे आपके कॉर्पिसिको। इन्होंने क्या किया, अपना एक ओपेरा हाउस खोला और वहाँ पे उन्होंने पोलैंड के संगीत को बजाना शुरू किया। तो जिन लोगों ने भी वहाँ पर वो संगीत सुना
और उनका अटैचमेंट उस संगीत से पहले ही था, लेकिन जब उन्होंने दोबारा से वह संगीत सुना तो उनका अटैचमेंट और हो गया और वे राष्ट्रवाद की धारा में कूद गए या राष्ट्रवाद के युद्ध में कूद गए। तो इस प्रकार से संस्कृति ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई या बहुत बड़ा रोल प्ले किया राष्ट्रवाद को फैलाने में यूरोप में। पांचवा एक कारण भाषा। भाषा ने किस तरीके से, अगर मेरी भाषा आपकी भाषा के समान है तो हम एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करते हैं, वही सेम काम यहाँ पे हुआ। भाषा इसलिए क्योंकि यूरोप में अभी भी कई राज्य ऐसे थे जो अपनी भाषा का खुलकर प्रयोग नहीं कर पा रहे थे। जैसे रशिया जो था वो पॉलिश भाषा को अलाउ नहीं करता था, उसकी परमिशन नहीं देता था। तो हुआ एक बार ऐसा कि जितने भी पादरी थे जो रशिया में काम करते थे, उनके चर्च में काम करते थे, उन्होंने विद्रोह किया और कहा कि हम तो पॉलिश भाषा में ही जो भी वहाँ पर प्रवचन दिए जाते हैं उनको देंगे। और जब उन्होंने इसका विद्रोह किया तो रशिया ने उन्हें जेलों में डाल दिया। लेकिन ऐसे विद्रोह को देखकर जो भी पॉलिश भाषा बोलने वाले लोग थे उनकी भी जो मतलब उनकी जो फीलिंग थी वो भी बढ़ी और इस तरीके से भाषा ने भी लोगों को एकत्रित करने में भूमिका निभाई और राष्ट्रवाद को दिलाने में या राष्ट्रवाद को और ज़्यादा मजबूत करने में एक सहयोग दिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका है इसमें जन विद्रोह। छठवां कारण आपका है जन विद्रोह। 6 नंबर का प्रश्न है तो हम जन विद्रोह आपका देखेंगे। 6 पॉइंट हमने लिख लिए और छठवां पॉइंट है आपका जन विद्रोह। देखिए जन विद्रोह क्यों हो रहा था, क्योंकि 1830 का जो दशक था इसमें लोग बहुत सारी समस्याओं से ग्रसित थे। शोषण हो रहा था, भुखमरी थी, बेरोजगारी थी। इन सारी वजहों से उनकी अपनी जो लाइफ स्टाइल थी, उनका जो अपना जीवन स्तर था वो बहुत गिरता जा रहा था। तो सारे लोगों ने मिलकर के जन विद्रोह किया जिसने यूरोप में राष्ट्रवाद को और अधिक मजबूत किया। ठीक, तो इस तरीके से हमने कई सारे प्रश्न हल किए आज जो आपके सामाजिक विज्ञान से जुड़े हुए थे, जिसमें हमने अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को भी देखा। मैंने आपको लिखने का पैटर्न भी बताया, प्रस्तुतिकरण का भी तरीका बताया और ये भी बताया ये जो सारे प्रश्न हैं आपके ये पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप इन प्रश्नों पर अपना ध्यान बनाए रखिएगा और अच्छे से तैयारी करते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। थैंक यू सो मच।